हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसमें हमने 1915 तक का इतिहास गांधी जी के बारे में बता दिया था और 1915 से जब वो साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे तो उसी विषय पर आज हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और आज की जो चर्चा होगी, जो आज का विषय वस्तु है, वो 3 घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और ये तीनों घटनाएं काफ़ी चर्चित घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। और इस घटनाओं में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है भारतीय इतिहास में वो गांधी जी का रहा है। और आज की जो 3 बड़ी घटनाएं हैं, जैसे पहला चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएंगे, दूसरा जो होगा वो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में होगा, और अगर समय थोड़ा सा मिलता है तो हो सकता है आज हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पर भी चर्चा करें। तो आइए, जो आज की पहली घटना है, जो आज की पहली हेडिंग है, वो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज की जो पहली हेडिंग है वो आप बताएंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह नाम सुना होगा। ये चंपारण सत्याग्रह की जो घटना है 1917 में। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोगों को इससे पीछे जाना होगा, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका से 21 वर्षों के बाद 1915 में आए थे। और 1915 में आने के बाद इन्होंने तुरंत अपना आंदोलन शुरू नहीं किया था। और गांधी जी जब अफ्रीका से भारत में आए तो इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने इनके विषय में भारत में लोगों से चर्चा किया था। और गोखले ने कहा था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनमें वो सारी योग्यता है जो एक वीर व्यक्ति में, जो एक शहीद व्यक्ति में पाई जाती है, और इनमें इतनी क्षमता है कि सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को ये बदल सकते हैं और भारी मात्रा में ये समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो इन्होंने अफ्रीका में जो भी अवज्ञा आंदोलन किया या सत्याग्रह किया, जो भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसके बारे में काफ़ी लोगों से गोखले जी ने चर्चा कर दिया था। और ये अफ्रीका में जो भी काम कर रहे थे उसकी जानकारी फिल्ट्रेट होकर के धीरे धीरे भारत के लोगों तक पहुंच रही थी। तो कहने का मतलब है कि करमचंद गांधी अफ्रीका आने से पहले ही भारत में लोग उनको जानना शुरू कर दिए थे। तो चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब हो, सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन लोग गांधी जी के बारे में जानना शुरू कर दिए थे। तो 15 में आ चुके हैं और 15 में आने के बाद इन्होंने तुरंत भारत में आंदोलन शुरू नहीं किया, बल्कि ये लगभग 2 वर्षों तक गांधी जी शुरुआत के 2 वर्षों तक भारत भ्रमण करते रहे, अर्थात भारत की यात्रा की। और वहाँ पर भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी उसके बारे में ये जानना चाहते थे। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि गांधी जी का स्वयं का मानना था कि जब तक आप परिस्थितियों को न जाने तब तक आप उस पर अपना आर्गुमेंट नहीं दे सकते हैं। तो भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को परखने के लिए गांधी जी ने तुरंत आंदोलन शुरुआत ना करके बल्कि 2 वर्षों तक ये लोगों की दशा को जानने का प्रयास करते रहे, और उसके बाद ही इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, और ये लखनऊ अधिवेशन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में आंदोलन चल रहा था। तो उसी आंदोलन में शामिल होने के लिए गांधी जी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो गांधी जी ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया, और किसी ने बिहार के लोकल लीडर जो कि चंपारण के रहने वाले थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये चंपारण के रहने वाले थे, लोकल लीडर थे, किसान नेता थे।
तो इनको किसी ने बताया था कि मोहन करमचंद गांधी आ चुके हैं भारत से और उन्होंने भारतीयों को काफ़ी कुछ अधिकार भी अफ्रीका में दिलाया है, और इस समय जो 1916 में बैठक होने जा रही लखनऊ में कांग्रेस की, वहाँ पर उपस्थित हैं और आप जाइए वहाँ पर मुलाकात करिए। तो सूचना पा करके राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात की और आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ मतलब चंपारण में आइए और वहाँ पर जो नीलहे लोग हैं, नील की खेती करने वाले लोग हैं, जो किसान लोग हैं चंपारण के, उनकी आर्थिक दशा सही नहीं है, लोग सही तरीके से अपने जीवन का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आंदोलन की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर आएँ। तो गांधी जी से मुलाकात राजकुमार शुक्ल की हुई और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कहा, तो गांधी जी ने कहा कि अभी तो नहीं, फिर कभी हम आपसे जो आपकी बातों पर अमल करेंगे और चलेंगे। फिर गांधी जी लखनऊ से सीधे कानपुर आ गए। तो राजकुमार शुक्ल को पता चला कि गांधी जी लखनऊ से कानपुर पहुंचे हैं, तो कानपुर में भी गांधी जी का इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद गांधी जी के नकारने के बाद भी ये गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ रहे थे और बीच बीच में उनसे मुलाकात करते रहते थे। और इसी दरमियान 17 से पहले इन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम में भी इनकी मुलाकात इनसे हुई। अर्थात कई बार राजकुमार शुक्ल ने गांधी की इम्पोर्टेंसी को देखते हुए और गांधी जी से मुलाकात की और इनका खुद का मानना था कि चंपारण में जो समस्या है उसका निदान गांधी जी ही कर सकते हैं। तो साबरमती आश्रम में भी मुलाकात हुई, लखनऊ में मुलाकात हुई, कानपुर में भी मुलाकात हुई। अर्थात किसी कीमत पर राजकुमार शुक्ल इनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो साबरमती आश्रम में जब इनकी मुलाकात हुई तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अगर हम बंगाल में जाएंगे तो फिर हम आपके बिहार में चंपारण में आएंगे और जो भी समस्या होगी उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो राजकुमार शुक्ल की जिद की वजह से गांधी जी फाइनली जब ये बंगाल से लौट रहे थे तो चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए। तो कहने का मतलब है कि चंपारण में इनको विशेष रूप से तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? तो लोकल लीडर चंपारण के थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इनके कहने पर गांधी जी तैयार हो गए थे। अब देखिए चंपारण में मामला क्या था। चंपारण जो पड़ता है ये पश्चिम बिहार में है, पश्चिम बिहार में है और ये घटना है 1917 की। अब देखिए ये चंपारण, हालांकि अभी हाल ही में 2-3 वर्ष पहले की बात है, इस चंपारण आंदोलन ने अपने 100 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए। 2017 में इसने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो चंपारण में मामला क्या था? तो आप बताएंगे कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के लोगों को नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया। और जो नील की खेती होती थी ये नकदी फसल था, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो हमारे किसान जो थे वो खाद्यान्न फसलों पर ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार की सत्ता की शुरुआत हो गई तो भारत में ज़्यादातर नकदी फसल जैसे कपास हो गया, नील हो गया, आगे चल करके चाय हो गया, इन सब पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिए। तो हमारे किसान जो थे वो खाद्यान्न फसल कम बो पा रहे थे, नकदी फसल ज़्यादा बो रहे थे। तो चंपारण में नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया और यहाँ पर एक पद्धति चलाई गई थी, तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति, तो बिहार में तिनकठिया पद्धति शुरू किया गया था। तिनकठिया पद्धति का मतलब था कि 3/20 भाग पर, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। कहने का मतलब है चाहे आपके पास 10 बीघा ज़मीन हो, चाहे 50 बीघा ज़मीन हो, चाहे 1 बीघा ज़मीन है, टोटल जितनी भी ज़मीन है उसके 3/20 भाग पर आप नील का ही खेती करेंगे, दूसरे का खेती नहीं करेंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया था। अच्छा, खेती का काम जो था वो हमारे नीलहे लोग
मजदूर लोग कर रहे थे। और जो नील के बगान मालिक होते थे, तो नील के अधिकतर जो बगान मालिक होते थे वो अंग्रेज लोग होते थे। तो बगान मालिक अंग्रेज हैं और खेती करने वाले हमारे भारतीय लोग हैं। और इसका ज़्यादातर जो फ़ायदा मिलता था वो अंग्रेज़ों को मिलता था। मेहनत का काम भारतीय किसान कर रहा है और उसका जो फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा जो उसके ठेकेदार हैं, बगान मालिक हैं, वो अंग्रेज लोग हैं। तो खैर जैसे तैसे नील की खेती चलती रही। तिनकटिया पद्धति की शुरुआत हो चुकी थी और कई वर्षों से लगातार चलती चली आ रही थी। और इसी समय एक यूरोपियन कंट्री जर्मनी, तो जर्मनी ने रासायनिक डाई का खोज कर लिया। रासायनिक डाई आ गई। तो देखिए, चाहे रासायनिक डाई हो और चाहे नील हो, ये दोनों जो है कपड़े रंगने का काम करते थे। तो कपड़े रंगने के लिए नील की भी ज़रूरत होती थी, रासायनिक डाई की ज़रूरत होती थी। लेकिन जो नील है ये नेचुरल चीज़ है, ये महंगी होती थी। और जो रासायनिक डाई होती थी वो उसकी अपेक्षा सस्ती होती थी। तो जब जर्मनी ने अपना डाई बनाना शुरू कर दिया तो यूरोप के लोग सस्ता होने की वजह से रासायनिक डाई ज़्यादा खरीदने लगे और जो नील थी उसको खरीदने से लोग दूरी बनाने लगे, हिचकिचाने लगे। तो जब देखा अंग्रेज बगान मालिकों ने कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो उन्होंने अपने व्यापार को बंद करने का फैसला लिया। तो वो अपना व्यापार बंद करने लगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ गई कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था किसानों के साथ, तो उस पर इन्होंने बढ़ा करके टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है, एक तो हमारे किसानों का प्रोडक्ट नहीं बिका और दूसरी चीज़ अंग्रेज अपने काम धंधे को बंद करने लगे, क्योंकि उनका जो नील का बगान होता था वो प्रोडक्ट बिक नहीं पाता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि टैक्स बढ़ा करके और जैसे तैसे किसानों से वसूल कर लिया जाए। तो जब ज़बरदस्ती इन लोगों ने टैक्स बढ़ा करके वसूलना शुरू किया, तब हमारे चंपारण के किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो चंपारण के किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया तो उसी में से राजकुमार शुक्ल थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आंदोलन करना ही सही रहेगा और बगैर आंदोलन के ये जो बगान मालिक अंग्रेज हैं ये मानने वाले नहीं हैं, ये दबाव डालते रहेंगे। तो राजकुमार शुक्ल के ही मन में आया कि चलो गांधी जी को बुला करके यहाँ पर लाते हैं। खैर गांधी जी 1917 को चंपारण के किसानों से मुलाकात करना शुरू कर दिया। तो जब ये चंपारण में पहुँचे गांधी जी, तो चंपारण में इनकी मुलाकात गांधी जी की कई लोगों से हुई। जैसे चंपारण में इनकी मुलाकात भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई। उसी समय ब्रज किशोर एक लोकल लीडर थे, उनसे मुलाकात हुई। अनुग्रह नारायण सिन्हा से इनकी मुलाकात हुई। जेबी कृपलानी से इनकी मुलाकात हुई। जेबी कृपलानी, इनसे मुलाकात हुई। इनके जो निजी सचिव थे गांधी जी के, महादेव देसाई, तो महादेव देसाई से बातचीत हुई। और इनके साथ साथ लोकल लीडर आप लोग जान ही रहे हैं, राजकुमार शुक्ल भी थे। तो कहने का मतलब है गांधी जी की मुलाकात चंपारण में किससे किससे हुई थी, अर्थात चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसने किसने दिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, ये सब इनके सहयोगी थे। और गांधी जी की मुलाकात पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी से 1917 में चंपारण में हुई थी। तो गांधी जी ने इन सब से भी पूछताछ किया और गांधी जी का मानना था कि जब तक वास्तविक स्थितियों को न समझिए तब तक अपनी बात को बताने की या अपना आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो गांधी जी इन सब के लोगों के साथ किसानों से पूछते थे और चर्चा करते थे उस पर। और लगभग गांधी जी ने 800 किसानों का स्टेटमेंट लिया। और जब गांधी जी ने 800 किसानों का स्टेटमेंट लिया तो इसमें यह पता चल गया कि ब्रिटिश सरकार के जो अनुयायी लोग थे, जो अंग्रेज बगान मालिक थे, वो किसानों के साथ न्याय नहीं किया है बल्कि अन्याय किया है, ज़बरदस्ती टैक्स को वसूला है। अर्थात
किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, तो गांधी जी ने चंपारण में ही सत्याग्रह की धमकी दे दी। सत्याग्रह की धमकी दे दी। तो चंपारण के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप जो है यहाँ से चले जाइए और नहीं तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि जब तक आप जो टैक्स वसूले हैं अगर उसे वापस नहीं करेंगे तो हम जाने वाले नहीं थे। और ये भारत की धरती पर अपने तरीके का पहला मामला था, क्योंकि इससे पहले चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे एनी बेसेंट हो, तो ये जब आंदोलन करते थे, जब ऊपर से आदेश आ जाता था तो फिर ये आंदोलन वहीं पर समाप्त कर देते थे। लेकिन गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सत्याग्रह के दम पर ये वापस जाने का फैसला नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्होंने कहा कि जब तक आप इनके वसूले गए टैक्स को वापस नहीं करोगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। तो इनको जेल में बंद कर दिया गया। तो बाद में वहाँ के किसानों ने, वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, तो जब दबाव पड़ा ब्रिटिश सरकार पर तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। और फिर बाद में एक कमेटी बनाई गई नील आंदोलन को लेकर के, चंपारण सत्याग्रह को लेकर के एक कमेटी बनाई गई। उसमें गांधी जी भी सदस्य बनाए गए। और बाद में जब इस कमेटी ने जांच किया तो जांच में पता चला कि किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती टैक्स वसूला गया है। तो जो उन्होंने टैक्स को वसूला था उसका 25% गांधी जी के दबाव की वजह से अंग्रेज़ों ने वापस कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने गांधी जी की आलोचना की कि 25% ही वापस कराया, गांधी जी ने पूरा नहीं कराया। तो गांधी जी ने कहा कि हम ये बताना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे किसानों से गलत तरीके से टैक्स वसूल किया है, और गलत होता चाहे वो 25% का हो चाहे 50% का हो। तो उन्होंने पहली बार ब्रिटिश सरकार को ये संदेश दे दिया कि हम गलत चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले नहीं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं और हम आंदोलन लगातार करते रहेंगे। तो खैर चंपारण सत्याग्रह ये सफल हुआ और जो चंपारण के किसान थे उनको नील की खेती करने से मना कर दिया गया और वो भी बेचारे किसी तरीके से मुक्त हुए। जब ये घटना घट रही थी, जब ये आंदोलन चल रहा था और गांधी जी चर्चा में जब आए, सफल हुए, तो भारत के जो बड़े समाजवादी नेता थे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार करमचंद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था गांधी जी के लिए? तो आप बताएंगे 1917 में चंपारण में किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी चंपारण में जो पहला आंदोलन शुरू किए थे उसमें सफल हुए। हालांकि ये राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी का नहीं है, लेकिन फिर भी पहला जो उनका सफल आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह में जो इनके सहयोगी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, महादेव देसाई थे, राजकुमार शुक्ल थे। तो 17 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की वजह से सफल हो गया था। अब उसके बाद अगला जो आंदोलन था उसी समय की बात है लगभग, खेड़ा आंदोलन। और जो खेड़ा सत्याग्रह ये खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 की बात, एक साल बाद की बात है। और खेड़ा पड़ता कहाँ पर है? तो खेड़ा जो पड़ता है वो गुजरात में है, गुजरात में। और गुजरात के ही रहने वाले लोकल कौन थे? महात्मा गांधी थे। और ये भी किसान आंदोलन है। और अगर पूछा जाए कि पहली बार गांधी जी ने जो वाष्पिक सत्याग्रह किया था वो किस समय किया था, तो खेड़ा आंदोलन में किया था। तो गांधी जी का ये प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कहा जाता है, प्रथम वास्तविक सत्याग्रह। तो अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने अपना प्रथम वास्तविक सत्याग्रह कब किया था, तो 1918 में किया था, खेड़ा में किया था। देखिए अब इसमें मसला क्या था, तो आपको सीधा बता देते हैं
कि खेड़ा के जो किसान थे अधिकतर वो पाटीदार किसान थे। तो पाटीदार किसान थे, वो खेती का काम करते थे। कुनबी पाटीदार किसान थे, खेती का काम करते थे। और 1918 में अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ जाने की वजह से फसल खराब हो गई थी। तो अकाल पड़ गया और उसकी वजह से फसल खराब हो गई, फसल का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, अर्थात अनाज आया ही नहीं। किसान असमंजस की स्थिति में था। और इसी दरमियान ब्रिटिश सरकार ने ज़बरदस्ती लगान वसूलना शुरू कर दिया। जो उन्होंने लगान बढ़ा दिया था तो उसके हिसाब से लगान वसूलने के लिए अधिकारियों को भेज दिया। अधिकारी इन पर टूट पड़े। तो कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार में चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे महामारी आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन जो हमारे समझौते होते थे वो किसी भी दशा में हमें पूरे करने ही होते थे। अब आप खुद सोचिएगा कि अकाल पड़ा हुआ है, फसल खराब हो गई, किसान हमारा परेशान है, उसके बाद भी हमारे किसानों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी समय खेड़ा के किसानों ने गांधी जी से मुलाकात की और गांधी जी से बताया कि फसल खराब हो चुकी है, उसके बाद भी ये लोग लगान वसूल रहे हैं। तो उसी समय वहाँ के एक लोकल वकील थे, और आप लोग जानते होंगे भारत के पहले गृह मंत्री, जो पहले वो प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात पहली बार गांधी जी से कब हुई थी? तो खेड़ा में हुई थी 1918 में। तो वल्लभ भाई पटेल हो गए, इंदुलाल याग्निक हो गए, तो ये सब इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। पटेल, याग्निक और जैसे पांड्या एक थे, तो वो सभी लोग जो है इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दी और लोगों से कहा, किसानों से कहा कि कोई भी किसान अंग्रेजों को टैक्स नहीं देगा और टैक्स देने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जो बड़े किसान थे, जमींदार लोग थे, तो उनसे महात्मा गांधी ने कहा कि जो बड़े किसान हैं, लैंडलॉर्ड लोग हैं, अगर वो टैक्स देना चाहते हैं तो दे सकते, लेकिन वो तब तक नहीं देंगे जब तक हमारे गरीब किसानों के टैक्स माफ़ नहीं किए जाएंगे। तो खैर लगान ना देने का निर्णय लिया गया और गांधी जी ने कहा कि फसल खराब हो चुकी है, लगान देने की ज़रूरत नहीं है, और सत्याग्रह कर दिया, दबाव डाल दिया ब्रिटिश सरकार ने। तो ब्रिटिश सरकार को पता चला कि गांधी जी खेड़ा के किसानों को इकट्ठा करके लगान ना देने का नारा दे रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे उन लोगों ने भी जो लगान वसूला जा रहा था उसको इन्होंने इंटरनल ये कहना शुरू कर दिया कि फसल खराब हो चुका है, अब गरीबों से, किसानों से लगान नहीं वसूला जाएगा। और जब इन्होंने ये बात कही तो गांधी जी ने लोगों से कहा कि अब ब्रिटिश सरकार इस लगान को माफ़ कर रही है और आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो गांधी जी के दबाव की वजह से जो फसल खराब हो चुकी थी उसके बाद जो लगान की वसूली हो रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने लगान वसूली बंद करवा दिया, अर्थात हमारे किसानों को राहत मिल गई। तो गांधी जी का पहला जो वास्तविक सत्याग्रह था वो खेड़ा सत्याग्रह था, और खेड़ा सत्याग्रह में जो प्रसिद्धि मिली वो गांधी जी को मिली थी। तो देखिए, गांधी जी चंपारण में भी सफल हो गए, खेड़ा में भी सफल हो गए, अर्थात किसानों में धीरे धीरे पकड़ किसकी मजबूत हो रही है? वो गांधी जी की हो रही है। और जबकि देखा जाए तो गांधी जी जब भारत में आए थे तो एक तरीके से भारत के अधिकतर लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग जानते थे। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता और उसे दूसरे देश में कामयाबी मिल चुकी होती और वो भारत के लिए काम कर चुका होता, तो एक दूर दराज में छोटी सी घटना के लिए शायद ही वहाँ जाने के लिए तैयार होता। लेकिन गांधी जी को लगा कि आंदोलन होता है, समस्याएं होती हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो चाहे व्यक्तिगत स्तर की हो। तो खैर इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी वो चंपारण जाने के लिए तैयार हो गए थे, खेड़ा में भी गए। अब इसका ये नतीजा निकल के आया कि यहाँ की परिस्थितियों को धीरे धीरे गांधी जी समझ रहे थे और लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। तो किसान भी, चाहे चंपारण का हो चाहे खेड़ा का हो, अब वो गांधी जी के साथ जुड़ रहा है और गांधी जी का इसमें नुकसान नहीं हो रहा, उनकी पब्लिसिटी बढ़ रही है, लोगों का भरोसा जग रहा है, ब्रिटिश सरकार अनकंफर्टेबल हो रही है। तो 17 में गांधी को कामयाबी मिली, खेड़ा में भी गांधी को कामयाबी मिली, और सिर्फ कामयाबी नहीं मिल रही थी बल्कि किसान भी मिल रहे थे, समर्थक भी मिल रहे थे और सहयोगी भी मिल रहे थे, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो,
चाहे जेबी कृपलानी हो, चाहे अनुग्रह नारायण सिन्हा हो, चाहे महादेव देसाई हो, चाहे इंदुलाल अग्निक हो, चाहे पांड्या हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, सभी लोगों का भरोसा भी तो गांधी जी पर बढ़ रहा था। तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक तरीके से देखा जाए तो इनकी समर्थकों की संख्या भले ही अभी क्षेत्रीय स्तर की है, लेकिन लगातार बढ़ रही है और आने वाले आंदोलनों के लिए एक माहौल तैयार हो रहा है और इस चीज़ पर गांधी जी को पूरा यकीन था। तो शुरुआत आप कहीं भी जा करके करेंगे, आपको क्षेत्रीय स्तर से ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कामयाबी मिल पाएगी। खैर, खेड़ा आंदोलन सफल रहा और पहला जो वासवी सत्याग्रह किया गया था वो गांधी जी के द्वारा खेड़ा में किया गया था और खेड़ा में फसल खराब हो चुकी थी, अकाल पड़ गया था, उसके बावजूद भी लगान ये माफ नहीं कर रहे थे, उसूल रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि लगान मत दो और जिसको देना है वो तब दे जब बढ़े हुए लगान गरीबों के माफ़ कर दिए जाएं। खैर, वैसा ही हुआ और ब्रिटिश सरकार ने लगान को माफ़ कर दिया और यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक जीत किसकी हुई है? महात्मा गांधी की हुई है। तो ये आपका खेड़ा आंदोलन था। अब उसके बाद एक और आंदोलन था, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगला जो है आपने सुना होगा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था वो भी 1918 की ही बात है। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि अहमदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र था, बहुत सारी मिलें वहाँ पर चल रही थी और उस मिलों में काम करने वाले जो मज़दूर थे मोस्टली वो भारतीय होते थे और अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीय मज़दूरों की दशा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होती थी और इनको कम पैसे में भी ज़्यादा समय के लिए खतरनाक उद्योगों में बगैर किसी सुरक्षा कवच के डाल दिया जाता था। तो इससे हमारे जो मज़दूर होते थे उनकी कोई आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती थी और जब भी कोई महामारी की शुरुआत होती थी सबसे पहले हमारे मज़दूरों को, किसानों को ही अपने चपेट में ले लेती थी। तो कहने का मतलब है कि बात है अहमदाबाद का 1918 की बात है, बहुत सारी मिलें थी और इस समय 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से गरीबी, महामारी, बेरोजगारी अपने चरम पर था और अहमदाबाद के जो मिल मालिक होते थे वो हमारे मज़दूरों को प्लेग बोनस देते थे। आप लोग जानते होंगे प्लेग एक बीमारी होती है, चूहे से उत्पन्न होती है, हैजे की तरह होती है। तो बीमारी से लड़ने के लिए सीमित मात्रा में ही थोड़ा बहुत पैसा प्लेग बोनस के रूप में दे दिया जाता था और वैसे प्लेग बोनस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता था। अब हालांकि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई। तो मिल मालिकों ने हमारे मज़दूरों को प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। जब प्लेग बोनस देने से मना कर दिया तो उस समय तो हमारे मज़दूरों की हालत और भी ख़राब थी। जब मिल मालिकों की हालत ख़राब है तो मज़दूरों की हालत और भी ख़राब थी। तो हमारे मज़दूरों को लगा कि थोड़ा सा ही प्लेग बोनस मिलता था और उसको भी इन लोगों ने बंद कर दिया। तो जब हमारे मज़दूरों को पता चला कि मिल मालिक प्लेग बोनस नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिया। तो प्लेग बोनस को लेकर के मिल मज़दूरों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। तो इधर मज़दूर हड़ताल पर चले गए और मिल मालिक जो थे वो अनकंफर्टेबल हो गए। तो अहमदाबाद के जिलाधिकारी ने गांधी जी को फ़ोन पर कहा कि आप मिल मालिकों और मज़दूरों से समझौता करिए और मज़दूरों से कहिए, उन पर दबाव डालिए कि वो दोनों समझौता कर लें। समझौता नहीं करेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा। और वैसे भी इस समय जो मिल मालिक थे वो ज़्यादातर, अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे वो ज़्यादातर गांधी जी के मित्र थे। मिल मालिक जो थे वो गांधी जी के मित्र थे और गांधी जी के मित्रों में एक जो थे
उनका नाम सुना होगा, अंबालाल साराभाई था। उनका नाम अंबालाल साराभाई था। और ये अंबालाल साराभाई जो थे वो गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर रहे थे, अर्थात जब ये गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कर रहे थे, तो साबरमती आश्रम के निर्माण में ढेर सारा पैसा अंबालाल साराभाई ने दिया था। तो कहने का मतलब है कि अहमदाबाद के जो भी मिल मालिक थे उनमें गांधी जी का उनसे संबंध बेकार नहीं थे, बेहतर थे। और अंबालाल साराभाई तो बहुत क्लोज थे और उन्होंने ढेर सारा पैसा सत्याग्रह आश्रम बनाने के लिए पैसा दिया था। तो हो सकता था कि इनका दबाव गांधी जी पर पड़ सकता था। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो आंदोलन जब शुरू हुआ था तो गांधी जी वो इनके अपने मित्र के साथ नहीं थे, बल्कि गांधी जी मजदूरों के साथ थे और सत्य के साथ थे। भले ही इन्होंने पैसा लगाया है, लेकिन गांधी जी इनका साथ ना दे करके मजदूरों का साथ देना चाहते थे। और इनकी सगी बहन थी अंबालाल साराभाई की, उनका नाम था अनसुईया बेन। आपने सुना होगा अनसुईया बेन। तो अनसुईया बेन भी जो है वो इस आंदोलन में अंबालाल साराभाई के साथ ना हो करके बल्कि गांधी जी के साथ थी, अब आप खुद सोचिए, एक सगी बहन अपने भाई का साथ ना दे करके, सत्य का साथ दे करके मजदूर के साथ है, और एक मित्र गांधी जी जो हैं वो भी अपने मित्र का साथ ना दे करके सत्य के साथ है। तो एक इतनी बड़ी कुर्बानी जब हुई है तब जाकर के भारत को आज़ादी मिली है, लोगों को न्याय मिल पाया है। तो खैर आंदोलन जब शुरू हुआ तो मिल मालिकों ने मजदूरों से कहा कि आप 20% प्लेग बोनस ले लीजिए, 20% प्लेग बोनस ले लीजिए। और अगर आप 20% प्लेग बोनस नहीं लेते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और वैसे भी भारत में जनसंख्या हमेशा अधिक रही है और नौकरी में हमेशा कमी ही रहती थी। तो उन्होंने कहा 20% ले लो और नहीं मानोगे तो हम आपको नौकरी से बाहर कर देंगे। तो मजदूर नाराज हो गए, वो फिर हड़ताल पर चले गए। और जब मजदूरों ने हड़ताल कर दिया तो गांधी जी भी 15 मार्च 1918 को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। और जब गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया और मजदूर भी हड़ताल पर चले गए, तो फिर ये मामला जो है वो न्यायाधिकरण के पास पहुंच गया, ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गया। ये जो मामला था ये ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गया, न्यायाधिकरण के पास पहुंच गया। तो जब ट्रिब्यूनल के पास मामला गया तो उन्होंने मजदूरों से, गांधी जी से सबसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद ये डिसाइड किया कि मजदूरों को 20% नहीं बल्कि 35% इनको प्लेग बोनस देना होगा। तो जब 35%, 20 की जगह पर जब 35% प्लेग बोनस देने का फैसला किया तो गांधी जी ने अपना भूख हड़ताल समाप्त कर दिया। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था, तो अहमदाबाद में किया था। तो देखिए उधर किसान इनके साथ थे और अब इधर मजदूर हो गए। तो किसान और मजदूर अब लगातार किसके साथ होंगे? गांधी जी के साथ होंगे। तो जिस तरीके से गांधी जी के दो हथियार सत्य और अहिंसा थे, उसी तरीके से गांधी जी के दो और हथियार थे, किसान और मजदूर थे। और ये किसान और मजदूर कभी भी गांधी जी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए किसान भी आ गए, मजदूर भी आ गए। अब धीरे धीरे गांधी जी की जो पब्लिसिटी है वो बढ़ चुकी है। तो खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में गांधी जी उपयोगी साबित हुए और लगातार इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला और दबाव डाल करके आंदोलन को आगे ले गए। और फिर उसके बाद ये 1919 में जब रॉलेट एक्ट आएगा
तो उसमें ये उसका विरोध करने के लिए आगे आ जाएंगे और उसमें राजनीतिक हड़ताल करेंगे। और उस समय 1919 में गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाएंगे, देशव्यापी हड़ताल करेंगे और इसकी सब जो भी कामयाबी इनको मिली है वो इसी आंदोलनों की देन है। तो देखिए इसमें कई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह की धमकी कब दी थी? तो चंपारण में। और वास्तविक सत्याग्रह इन्होंने पहली बार कब किया था? तो आप बताएंगे वो वास्तविक सत्याग्रह जो इनके द्वारा किया गया था वो खेड़ा में किया गया था। और खेड़ा में इनकी मुलाकात किससे हुई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक से हुई थी। और इन्होंने गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो किया था वो आप बताएंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। तो भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, वास्तविक सत्याग्रह खेड़ा में, और सत्याग्रह की धमकी इन्होंने आप बताएंगे चंपारण में दिया था। तो ये जो बातें थी आज की वो हमने आपको बता दिया। अब अगली जब क्लास हम लेंगे तो उसमें हम आपको रौलट एक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।